हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमने जो पोर्टफोलियो सीरीज चलाई है उसी के अगले स्टॉक के बारे में। अगर इस सीरीज के आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एक बार वो वाले वीडियो भी देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम पोर्टफोलियो सीरीज में किस तरह के स्टॉक ऐड करते हैं और किस तरह से उनका एनालिसिस करते हैं और कितना हमें रिटर्न ऑन एवरेज मिल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं एक अपने कैपिटल को 3 साल में डबल कर पाए। मैं ये मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये काम मैं अपने लिए करता हूँ, अपने पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करता हूँ बिना किसी की हेल्प लिए हुए। ठीक है, तो खुद से एनालिसिस करता हूँ, खुद से चीजें देखता हूँ, खुद से फिर उसको अपने वॉचलिस्ट में ऐड करता हूँ। फिर जब भी अवेलेबिलिटी होती है मैं उसको उसमें अपनी कॉल लेता हूँ। ठीक है, तो जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के रूप में मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जिससे मेरे साथ साथ आप भी सीख पाए और आप भी ग्रो कर पाए। तो प्लीज आप वो वाले वीडियो भी देखिए और जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के सीरियस टॉपिक पे। आज की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, पीएसयू सेक्टर की कंपनी। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। एक ऑयल सेगमेंट की कंपनी है। ऑयल, इनके पेट्रोल पंप वगैरह भी हैं। और अगर आप इनके बात करें कि इनकी हिस्सेदारी, तो ये लीडिंग पोजीशन ये इंडिया के अंदर रखते हैं, लीडिंग प्लेयर है। और ऑलमोस्ट 32% की इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब 32% की हिस्सेदारी ये और रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर ये रखते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो पूरी की पूरी, मतलब जो आप कह सकते हैं कंजम्पशन है उसको कह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इनकी जो 3 सब्सिडी कंपनी है, शायद काफी कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। एक चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी लिस्टेड है कंपनी, 52% की हिस्सेदारी उसमें है। और आईओसीएल सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ये भी एनएसए में लिस्टेड है। इसकी बेसिक के अंदर भी 12.5 की हिस्सेदारी है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और इनका फंडामेंटल पढ़ लेते हैं आपसे। मार्केट कैप इनकी 2,42,419 करोड़ का है। स्टॉक भी 5.75 का है। और अगर इंडस्ट्री पे 8.21 का है। अगर इंडस्ट्री पे से आप कंपेयर करोगे तो ये चीप वैल्यू पे नजर आता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने पर भी इसको 50% की तो हमें परसेंट नजर में आता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, आरओसी बहुत अच्छा है, 21.2% का है लास्ट 12 मंथ का। जो प्रॉफिट है 48,514 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 51.55 प्रमोटर को, प्रमोटर की गवर्नमेंट ही प्रमोटर है। ठीक है, करंट प्राइस 172 का है, बुक वैल्यू 130 की है, तो बुक वैल्यू से भी ज्यादा ऊपर नहीं है। आरओई 25.8 है, पैनिक कोई है नहीं। और हाई प्राइस ऑल टाइम 197 का है। लो 52 वीक लो बनाया था 85 का, और हाई बनाया इन्होंने 107 का। डिविडेंड यील्ड 7.06 है, तो डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा पे करती है। फेस वैल्यू 10 का है, डेट टू इक्विटी 0.72 का है। अब एक बार क्वार्टरली कंपेयर कर लेते हैं। जो मार्च 2023 के जो उनकी सेल्स थी लास्ट 23 में 2,03,872 करोड़ की थी। जो सेल थोड़ी सी घटकर आई 1,98,065 की घटकर आई। और उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी सी गिरावट आई, क्योंकि यहाँ पे 10,841 का नेट प्रॉफिट था, जो घटकर 5,488 का हो गया। और वो इसका सिंपल सा रीजन नजर में आता है, 9% से लेकर 6% का ऑपरेटिंग मार्जिन कम होना। ठीक है, और कोई रीजन और थोड़ी सी सेल भी कम है, बट उसके बाद भी और क्या अच्छी चीज है इसके अंदर। अगर क्वार्टरली की बात करो तो क्वार्टरली आप 11,000 का जो डेटा है 4,61,780 से बढ़कर 7,76,352 हो गया। और नेट प्रॉफिट 3,627 से बढ़कर 43,161 का हुआ। तो नेट प्रॉफिट 10 टाइम से ज्यादा हो गया। और सेल्स डबल एक्चुअली में नहीं हुई। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर से बात करो, कंपेयर करो, तो 8,41,756 की सेल थी, वो घटकर 7,6,352 की हो गई। और जो मगर नेट प्रॉफिट 11,704 से बढ़कर 43,161 का हो गया। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब हम कह सकते हैं 4 टाइम्स के यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन ये कि उस टाइम पे 4% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़कर 10% का हो गया। ठीक है, तो इसलिए मतलब मुझे इसलिए स्टॉक ये पसंद आया, क्योंकि जैसे अगर अगर सेल हमारी जो पहले थी उससे वहां तक ही पहुंच जाती है और ऑपरेटिंग मार्जिन इतना ही होता है, तो ये प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर में आता है। ठीक है, आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 13,772 करोड़ का बस मार्केट इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इनके पास 1,69,645 का है। और बोरिंग 132,628 की है। और अगर आप बात करो फिक्स एसेट की तो 1,99,713 का है। और सीडब्ल्यू पे 1,57,317 का है। इन्वेस्टमेंट 65,154 के है। तो अगर आप इन तीनों को ही जोड़ोगे ना, तो ये अच्छा खासा अमाउंट 3 लाख से ऊपर नजर में आता है। ठीक है, और साथ में फिर यहाँ से भी अमाउंट बच जाए, तो ये एक तरह से कहते हैं अभी भी ये बुक वैल्यू के से नीचे ही हम कह सकते हैं, अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो बैलेंस शीट मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 51.50 गवर्नमेंट के पास ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एफआई के पास से 8.49 है। और डीआई के पास 10.23 की है। डीआई में जो बड़ा प्लेयर है वो एलआईसी है, 6.92 की हिस्सेदारी इनके पास है। और गवर्नमेंट के पास अगेन 19% की हिस्सेदारी, जिसमें 2 कंपनी है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने भी सारी इनमें बाइंग की हुई है। पब्लिक के पास कैसे? पब्लिक के पास 10.18 यहाँ पे दिखा रहा है।
अगर आप इसका ब्रेकअप देखो 2.48 ऑलरेडी आईओसी शेयर एक तरह से उसके पास है, तो ऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 9% के अराउंड ये 8% के अराउंड जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये एक अच्छी बात है, एक हमें कन्विक्शन देती है अपने इसमें ऐड करने के लिए। यहाँ पे कोई इन्होंने दिया नहीं हुआ है कोई कॉल के बाद नोट्स, तो वो हमारे पास नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं टेक्निकल सेटअप क्या है। तो टेक्निकल सेटअप जो मुझे नजर में आया है वो एक बड़ा प्यारा सा रिवर्स हैंडल कॉम्प्लेक्स विद रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया है। जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो जो उसका टारगेट निकल कर आता है ना, वो जनरली अचीव होता है और फास्ट अचीव होता है। तो ये छोटा सा शोल्डर है, फिर एक ये शोल्डर है, और ये बड़ा सा हेड, और ये फिर शोल्डर, फिर इसका ब्रेकआउट। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी देखो, ब्रेकआउट हुआ ना, तो ब्रेकआउट हो गया, लगातार स्टॉक ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, कंफर्म हुआ, उसके बाद भी ये ऊपर गया है। फिर यहां से ने कंसोलिडेशन शुरू किया, फिर यहाँ पे पॉइंट पे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह की चीजों में ना, जब जो टारगेट निकल कर आते हैं ना, टेक्निकल टारगेट, वो हिट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, और हमें कॉन्फिडेंस देता है कि काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बायर, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ इसका जो टारगेट निकल कर आता है, वो निकल कर आया 254 का, और अभी जो क्लोजिंग है 171 की हमें मिली है लास्ट क्लोजिंग। अगर आप यहां से पोटेंशियल हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 48% का गेन हमें यहाँ पे नजर में आता है। ठीक है, एक तो अच्छी बात ये है कि 40% का 8% का हमें अभी भी यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें गेन अवेलेबल की नजर में आती है। और दूसरा एक चीज और, आप जो ये पैटर्न था ना, ये वाला जो हाई बनाया था 17 में बनाया था, 17 के बाद उसको जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट 24 में हुआ। नहीं, 7 ईयर्स हो गए, 7 से फाइनेंशियल नहीं बदले होंगे, बिल्कुल बदले होंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। 17 में जो सेल्स हुआ करती थी वो 3,55,379 की थी, जो बढ़कर 776,352 की हुई। उससे पहले और भी ज्यादा हुई थी। और जो नेट प्रॉफिट 20,385 का हो गया था, वो 43,161 का हो गया, यानी यहाँ डबल से भी ज्यादा का हो गया। तो यहाँ से डबल तो सीधा नजर में ही आता है ना, पर हम डबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो टेक्निकल टारगेट है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो 50% की सारी मतलब गेन हमें नजर आता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें एक साल से ज्यादा का समय अ, लगना चाहिए। अगर एक साल में भी 50% गेन मिलता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इन्होंने डिविडेंड जो अनाउंस किया हुआ है, वो 7 रुपए का डिविडेंड एक स्टॉक पे दिया हुआ था। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 4% के ऑलमोस्ट परसेंट तो डिविडेंड ही मिल जाता है, जिसकी एक्चुअली 12 जुलाई है। तो अगर आप 11 जुलाई यानी 11 तक इसको परचेज करते हो ना, तो आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। उसके बाद डिविडेंड कंपनी कब कब देती है, इससे पहले डिविडेंड कब दिया था, 10 नवंबर में दिया था 5 रुपीज का। फिर जुलाई में एक्चुअली में 1 नवंबर, अगर फाइनेंशियल में आप देखोगे तो 2 ही बार डिविडेंड मिलता है, और आप ऑलमोस्ट 10-12 रुपए का डिविडेंड कंपनी दे देती है। ठीक है, तो 10-12 डिविडेंड का देने का मतलब है 5-6%, तो ये 5-6% तो डिविडेंड ही दे देती है। ठीक है, तो आप देखो बिल्कुल सेफ साइड है। अगर अगर ये नीचे जाता है ना, तो उस केस में अगर आप जितना ज्यादा खरीदोगे लॉन्ग टर्म में छोड़ दोगे, या ठीक है डिविडेंड भी आता रहेगा ना, तब भी आपको एक एक वो रिटर्न तो मिल जाएगा जो एफडी में हमें जनरली मिलता है। ठीक है, तो और साथ साथ जब स्टॉक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, और एक हमें हमारा टारगेट भी हिट होगा। तो मुझे इसमें इसलिए जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट कम भी आया ना, और जो नेट प्रॉफिट कम भी हुआ सेल, तो मुझे इसलिए इसमें डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जो कम है, जो गिरावट है ना, ये डिविडेंड से भी रिकवर हो सकती है। और साथ साथ जब जो लास्ट इनका हाई बनाया था और उस बाद जो ब्रेकआउट है, उसमें जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में गैप है वो बहुत बड़ा है, 3 टाइम्स का गैप है। तो यहाँ पे वो गेन हमें जो यहाँ पे हमें निकल गया है, ये अचीव नहीं होगा, बिल्कुल अचीव होगा। आप देखो कि उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, वो इसलिए ही कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि जो लास्ट मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट थे वो खराब थे। अदरवाइज वो रिजल्ट अच्छे होते ना, तो हो सकता है रिजल्ट ये टारगेट के आसपास ट्रेड करता है। जैसे अदर पीएसए सेक्टर कंपनी है वो काफी ऊपर चल रही है, बट ये स्टॉक अभी भी ऐसा है कि उतना अभी भी चीप लेवल पे हम इसको कह सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि यहाँ टारगेट मुझे अचीव होता हुआ नजर में आता है। मैं इसमें बाइंग पोजीशन का मतलब जो मेरा भी बायर का ही है। ठीक है, बट मेरी किसी की बाइंग की और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक आपके साथ लर्निंग है। आप खुद से एनालिसिस करके या फिर खुद से किसी भी सेबी रजिस्टर की मदद लेके चीजों को समझ के अंडरस्टैंड करके आप अपनी कॉल खुद से ले सकते हैं, या फिर वीडियो में देख के अगर आपको कोई
सवाल नजर में आता है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। बट काफी सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमने इस पे ले लिया और अब हम क्या करें इस पे। देखो मैं एक तो साइबर नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे पास राइट नहीं है कि मैं आपको ये ऑन कमेंट बता सकूं कि इसको इस आप बाय कर लो सेल करो। देखो मैं वीडियो जब बनाता हूँ, स्टॉक जब डिस्कस करता हूँ, तो उसमें प्रॉपर एक टारगेट होता है। अगर आप और उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई होल्डिंग पोजिशन, जो होल्डिंग क्या कहते हैं पीरियड है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कब ऊपर जाएगा और वहां से वो नीचे भी आ सकता है। और नीचे क्योंकि स्टॉक मार्केट है, वहाँ जो हमने जब डिस्कस किया था उससे नीचे आ सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है और कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जब हम डिस्कस करते हैं तो लगातार ऊपर ही चले जाते हैं। तो ये कॉल आपको खुद लेना है। आपको जो चीज समझ में नहीं आती है, मैं वैसे वो तो आपको बताऊंगा भाई ये क्या कहते हैं टेक्निकल चीज है, फंडामेंटल को समझने है। आप उसको क्वेश्चन आप डालोगे, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। अगर आप ये बोलोगे कि मैं इतनी क्वांटिटी ले ली है, मैं इसका क्या करूँ, ये नीचे चल रहा है, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। वो आप वीडियो देखो, वीडियो में जो चीजें समझाई हुई है, जो उसका टारगेट है, आपने अपने लिया है तो शायद वहां टारगेट तक हमको वेट करना चाहिए। उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज आप एक बार वीडियो देखें और उसके बाद ही आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। बट बाइंग और सेलिंग का जो भी आप अगर पूछोगे तो उसका आंसर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसका राइट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।